रख हिम्मत तूफानों से टकराने की, ज़रूरत नहीं किसी मुसीबत से घबराने की। जो पाना है उसकी पागल की तरह चाहत कर, और करता रहे कर्म मगर साथ में इबादत भी कर। फिर देख किस्मत क्या क्या रंग लाएगी, आखिर तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीके बाई ईश्वर सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों मैं हूँ ईश्वर सिसोदिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर अंतःस्रावी ग्रंथि वाला पार्ट और मिश्रित ग्रंथि वाला पार्ट नहीं आ पाया है। हालांकि मैंने इससे पहले बाह्यस्रावी ग्रंथि वाला पार्ट आपको दे दिया है, लेकिन ये वाला नहीं दे पाया था। और साथ ही साथ मिश्रित ग्रंथि का भी मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि को आज हम पढ़ रहे हैं, जिसे बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो थी एक्सोक्राइन, जिसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, जबकि इंडोक्राइन जो होती है वो होती है आपकी कौन सी, अंतःस्रावी ग्रंथि। और जो मिक्स ग्लैंड होती है जिसे हम बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी वाला ग्रंथ का पार्ट में पढ़ा चुका हूँ आपको, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लेना। उसके बाद आप ये वाला देख ही रहे हो। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है उसमें बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, बहुत सारी ग्रंथियाँ हैं, लेकिन हम जो है महत्वपूर्ण ग्रंथियों को यहाँ पर पढ़ेंगे। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। देखिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। क्या आता है? हाइपोथैलेमस जो होता है ये आप सभी को पता होगा। जब मैंने आपको ब्रेन वाला पार्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। यहाँ पर मैं डिटेल से नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि डिटेल वहाँ बता चुका हूँ मैं। क्योंकि देखो होता क्या है कि जहाँ जिस चीज़ को जहाँ जिस जगह पढ़ो ना तो वहाँ मज़ा आए। अब यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि हाइपोथैलेमस जो होता है ये करता क्या है। एक्चुअल में अंतःस्रावी ग्रंथि तो होती है ये, लेकिन करती क्या है तो याद रखिएगा। आप सभी को बता दिया था उसमें प्यार हुआ, भूख हुआ, प्रेम हुआ, घृणा हुआ, ये सारी जो काम करता हुआ यही तो करता है हाइपोथैलेमस। और साथ ही साथ देखिएगा ये इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स है उसका नाम है नर्वस हार्मोन्स। याद रखिए ये क्या करता है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा अभी मैं आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, यानी कि जो भी ग्रंथियाँ जो होती है कंट्रोल करने वाली जो होती है वो होती है क्या, पीयूष ग्रंथि। लेकिन सभी ग्रंथियों का बाप जो है ना, पिताजी, वो है ये हाइपोथैलेमस। ये सभी पीयूष वगैरह सबको नियंत्रित करता है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया अपना कौन सा, हाइपोथैलेमस। और इसके बाद हम पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि को भी आगे बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए यहाँ पर हाइपोथैलेमस जो करता है क्या करता है, तो यहाँ से याद रखिएगा नर्वस हार्मोन इससे निकलता है और सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है। हालांकि मैं आपको बता दूं हाइपोथैलेमस की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने वो वाला यूट्यूब पे वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख लेना, ब्रेन वाला। तो वहां पर इसके बारे में पूरी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। अब दूसरी ग्रंथि दोस्तों हमारी जो है जिसका नाम है पिनियल ग्रंथि। याद रखिएगा पिनियल ग्रंथि जो होती है ये हमारी होती है दोनों आंखों के बीच में। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये वाला हिस्सा, इसमें पिनियल ग्रंथि होती है, जिसे हम जैसे शंकर भगवान की तीसरी आंख थी ना, ऐसे ही उसे पिनियल ग्रंथि बोलते हैं। तो पिनियल ग्रंथि को तीसरी आंख भी कहा जाता है या थर्ड ए बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पर इससे क्या होता है, इसमें दो चीज़ें पाई जाती है। एक तो होता है मेलाटोनिन करके एक होता है इसमें, और साथ ही साथ इसमें होता है सेराटोनिन। तो मेलाटोनिन और सेराटोनिन क्या करता है इसके बारे में सुनिए आप लोग। जो मेलाटोनिन होता है ये क्या करता है, हमारी जो चमड़ी होती है उसमें रंग काला करने का काम करता है ना। तो बहुत देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग काले हो जाते हैं तो मेलाटोनिन के कारण होते हो। साथ ही साथ सेरोटोनिन जो होता है दोस्तों याद रखिएगा, ये नींद जो आती है हमें, नींद जो आती है वो नींद आने के कारण यही है। आप देखिएगा जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनका छोटे बच्चे होते हैं ना, पिल्ले, छोटे से पिल्ले होते हैं, उनको वो ज़्यादा सोते हैं और उनका ये सेरोटोनिन जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो बच्चे को थोड़ा सा अगर आप उसको थपथपा दोगे तो उसका सेरोटोनिन काम करेगा और बच्चा जल्दी सो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा बच्चों में ये ज़्यादा सक्रिय होता है, इसी कारण नींद आती है। लेकिन याद रखिएगा सेरोटोनिन जो है ये एलर्जी रखता है प्रकाश से। अगर आप प्रकाश में हो और आपकी आंखें, आप सोना चाहते हैं तो सेरोटोनिन बोलेगा कि नहीं भाई लाइट बंद करो फिर सो, मैं तेरे को सुलाऊंगा। तो सेरोटोनिन मना कर देता है कि जब तक प्रकाश रहेगा तब तक मेरे को नींद नहीं आएगी। बहुत सारे अलग होते, वो बात अलग है कि बहुत सारे प्रकाश में ही सो जाते हैं, है ना, तो बात अलग है थोड़ी सी। लेकिन याद रखिएगा सेरोटोनिन जो है ये बोलता है कि भैया नींद तभी आएगी जब आजू बाजू प्रकाश नहीं होगा, ठीक है ना। तो नींद लाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, आपका
सेरोटोनिन करता है। याद रखिए कभी कभी तनाव वाले व्यक्ति को जो है नींद का आना कम हो जाती है। जब किसी को मान लो टेंशन है तो उसको नींद कम आएगी। उसमें क्या होता है, उस स्थिति में क्या होता है, सेरोटोनिन जो होता है वो वर्क करना थोड़ा कम काम कर देता है। तो उस कंडीशन में व्यक्ति को जो है तनाव रहता है और नींद भी नहीं आती है। साथ ही साथ इसके लिए टैबलेट वगैरह भी आती है जिसे हम बोलते हैं नींद की गोलियाँ। तो उसमें भी इफ़ेक्ट पड़ता है गोलियों का, वो इसी के ऊपर पड़ता है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। तो याद रखिएगा इसके कारण क्या होती है, नींद आना चालू होती है, यानी कि नींद आती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा जो ग्लैंड्स हमारी, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड जो होती है आपकी यहाँ पाई जाती है। याद रखिएगा इससे हम बोलते हैं आउटो ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको, आउटो ग्रंथि बोलते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अभी मैंने जिससे इससे पहले पढ़ाया था तो उसमें बताया था मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि जिसे हम एक्सोक्राइन बोलते हैं। तो एक्सोक्राइन जो थी वो आपकी यकृत थी, लीवर, जिगर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या है, थायराइड ग्रंथि यानी कि आउटो ग्रंथि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है ना, सबसे छोटी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। याद रखिए क्या क्या काम करती है, तो एक तो बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। दूसरा थायरॉक्सिन हार्मोन जो है यहाँ से निकलता है। तो याद रखिएगा थायराइड आउटो ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और याद रखिएगा इससे जो बीमारी होती है उसमें एक तो घेंगा है और साथ ही साथ मोटापा भी इसी कारण होता है। तो बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे कुंभकर्ण की तरह होते हैं और जिनके चर्बी बहुत सारी चढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है। तो मोटापा का, और वैसे ये महिलाओं में ज़्यादा होता है पुरुषों में भी, पर महिलाओं में ज़्यादा एक्टिव होता है, महिला भी में ज़्यादा होता है ये। याद रखिएगा मोटापा जो होता है वो भी इसी कारण होता है। तो याद रखिएगा 3 हो गए हमारे। पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जो है सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम करता है। दूसरा हार्मोन्स निकलता है, नर्वस हार्मोन्स, इससे बाकी जानकारी मैं आपको उसमें दे चुका हूँ। और पीनियल ग्रंथि की अगर बात करें हम लोग, पीनियल ग्रंथि जो है ये भी काफ़ी छोटी ग्रंथि होती है हमारे शरीर की और सबसे छोटी मानी जाती है। इसके बाद पीयूष ग्रंथि, बहुत सारी जगह एग्जाम में पीयूष ग्रंथि का पूछ लेता है सबसे छोटी कौन सी, तो हम पीयूष बताते हैं 0.6 mm। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर पीनियल जो होती है ये पीयूष से भी छोटी होती है, याद रखिए आप। अब बात करते हैं हम तीसरा जो है हमारा थायराइड आउटो ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बीपी को कंट्रोल करती है, थायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है, बीमारी घेंगा और मोटापा होता है। आगे बात करते हैं, चौथा हमारा है थायराइड या पारा आउटो जिसे हम बोलते हैं। पारा आउटो जो होती है ये सभी पे कंट्रोल तो करती है लेकिन पीयूष पे कंट्रोल नहीं कर पाती। तो पीयूष ग्लैंड्स पर ये कंट्रोल नहीं कर पाती है। दूसरी बात है पाराथायरॉक्सिन जो होता है इससे निकलने वाला हार्मोन्स होता है। पारा आउटो से थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स निकलता है, ये याद रखना आपको। और दूसरी बात है कैल्शियम पर क्या करता है, कैल्शियम और पोटेशियम पे ये क्या करती है, नियंत्रण करने का काम करती है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, कैल्शियम है ना, कैल्शियम। अब बात करते हैं हम अगली हमारी कौन सी है, 5वीं, जिसका नाम है थाइमस ग्लैंड्स या जिसे हम वक्ष बोलते हैं। आपने देखा होगा वक्ष है ना, वक्ष गुहा हमने पढ़ा है ना, वक्ष गुहा। तो याद रखिएगा थाइमस जो होता है ग्लैंड्स, इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स। याद रखिएगा ये जो ग्लैंड्स होती है ये 15 साल ही इसकी एज होती है। कहने का मतलब है कि जब बच्चा होता है तब तक ये रहती है। ये क्या काम करती है, तो याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, खेलते, कुछ भी उठा लेके खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, फिर भी वो जो है फिर भी सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को अगर ऐसा कुछ करवाते हैं तो व्यक्ति में ये सारी समस्या ज़्यादा आती है, क्योंकि याद रखिएगा उसमें लिम्फोसाइट्स होता है और प्रोटीन्स बनाने का काम करता है। लिम्फोसाइट्स कीटाणु को मारने का काम करता है, बाहरी परजीवी पदार्थों से लड़ने का काम करता है। तो याद रखिएगा लिम्फोसाइट जो होता है वो 15 साल तक रहता है, नहीं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो 15 साल तक रहता हो। अब आप कहोगे नहीं हमारे भी लिम्फोसाइट्स, तो हमारे नहीं है क्योंकि हमारा एज जो है 15 से ऊपर हो गया तो हमारे नहीं पाया जाएगा, बच्चों में होता है। बच्चे कहीं भी घूम फिरते रहते हैं फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं दुनियादारी से, है ना। उनको लिम्फोसाइट्स उनका काम कर रहा है। अगर खाना भी नहीं खाएगा ना वो, तो उसका प्रोटीन्स का निर्माण भी यहीं से हो जाता है। याद रखिएगा ये थाइमस ग्लैंड्स जो होती है ये क्या करती है, प्रोटीन्स भी बनाती है और लिम्फोसाइट्स भी इसमें होता है जो बाहरी तत्वों से लड़ने काम करता है, उसको मारने काम भी लिम्फोसाइट्स करता है। तो ये 15 साल तक ही होता है, जो कि बच्चों में होता है नॉर्मली, है ना, याद रखना आपको। अगला है हमारा छठा, जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं अधिवृक्क, जो किडनी के ऊपर होते हैं उसे एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। जो वृक्क, अधिवृक्क के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है और आया भी है।
याद रखिएगा, इसे हम 3F या 4S के नाम से जानते हैं। आजकल तो मोबाइल आते हैं इस किस्म के, तो है ना, 3F 4S A51 ऐसे मोबाइल आते हैं आजकल। याद है ना 3S, एक मोबाइल भी आता है 3S करके। याद रखिएगा 3F और 4S ऐसे ऐसे मोबाइल के नाम है। तो ये पहले याद रखिएगा, ये एड्रिनल ग्लैंड्स का ही नाम है, इसको इस नाम से भी जानते हैं आजकल। याद रखिएगा, इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उसका नाम है एड्रिनल हार्मोन या एड्रिनलिन हार्मोन्स। ये इमरजेंसी में निकलता है, जिससे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ गिर गया तो वो उत्तेजित होता है, या फिर किसी ने को आपने कुछ थप्पड़ मार दिया या फिर, तो ये उत्तेजित होता है बहुत ज़ोर से। तो ये आपातकालीन स्थिति में ही निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है, ऐसे नहीं निकलता है। आपने अगर मार भी लिया तो नहीं निकलेगा, लेकिन मान लो कोई कुछ भी हो गया या उसके सामने ऐसी घटना हो गई या फिर वो गिर गया या फिर उसके लग गई या एक्सीडेंट हो गया, उस कंडीशन में ये हार्मोन्स निकलता है, एड्रेनल ग्रंथि वाला हार्मोन्स। और याद रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट। फाइट मतलब लड़ो, फ्लाइट मतलब उड़ो। तो लड़ो उड़ो हार्मोन्स कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी वेरी मोस्ट भयंकर IMP है, हर एग्जाम में आता है प्रश्न यहाँ से, लड़ो उड़ो हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि। याद रखिए आप, है ना, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। तो याद हुआ, एड्रिनल ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं अधिवृक्क, और इसमें क्या होता है, इसे 3F या 4S के नाम से जानते हैं हम लोग। साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में ये हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम एड्रिनलिन हार्मोन्स जो बोलते हैं हम उसको, और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी यहीं से निकलता है। और याद रखिएगा, अगला हमारा गोनाड या ग्लैंड्स या जनन ग्रंथि, गोनाड ग्लैंड्स या जनन ग्रंथि। इसके बारे में आपको जब मैंने मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र जो पढ़ाया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जब मैंने आपको बताया था, पूरी जानकारी दी थी, तो वहाँ पर आपको बताया था मैंने, पूरी की पूरी जानकारी आपको वहाँ पर दी थी हमने। और उसमें आपको बताया था जनन तंत्र के बारे में बताया था मैंने आपको, और आपका नर जनन तंत्र के बारे में बताया था मैंने आपको। तो वहाँ पर इसके बारे में और जानकारी वहाँ पर दे रखी है, लेकिन हालांकि मैं यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे भी करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, जनन ग्रंथि में जनन हार्मोन्स यहाँ से निकलता है, जिसमें बेसिकली उसमें स्टेरॉइड होता है। क्या होता है उसमें? स्टेरॉइड होता है। इसके बाद में इसमें ये क्या होता है, दो तरह से निकलता है, मेल और फीमेल दोनों में निकलता है। भाई मेल में भी निकलता है और फीमेल में भी निकलता है। तो पहले मेल को देखते हैं। मेल में जो होता है, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है टेस्टिस और एक होता है स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु, टेस्टिस मतलब वर्षण। याद रखिए आप लोग ना, ये दोनों हैं। और इसमें टेस्टिस जो होता है उसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन्स निकलता है। और मैंने आपको बताया भी था, जब वो वीडियो पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने आपको कि इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो नर वाला जनन तंत्र वाला जो टॉपिक है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ पर आपको ये जानकारी, आप चाहो जो लगे वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जनन मानव में अगर देखें हम मेल के अंदर, तो मेल में एक तो टेस्टिस होता है, यानी कि जिसे हम वर्षण बोलते हैं, और दूसरा होता है शुक्राणु, जिसे स्पर्म बोला जाता है। तो ये भी क्या है, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि में आता है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा टेस्टिस जो होता है, इसी में आपका शुक्राणु निकलता है। अब आगे बात करते हैं हम फीमेल की। तो फीमेल में जिस प्रकार से मेल में वर्षण होते हैं या टेस्टिस होते हैं, उसी प्रकार फीमेल के अंदर ओवरी होते हैं। ओवरी और ओवरी जो होते हैं, ये दो होते हैं। इसमें बेसिकली याद रखिए, इसमें से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। फीमेल के अंदर ओवरी में से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। वो 3 हार्मोन्स कौन कौन से? पहला है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ये जब महिलाओं के अंदर MC पीरियड आता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड बोलते हैं, तो उसमें मदद करता है। याद रखिए, आपका जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स निकलता है, वो क्या करता है, MC पीरियड में महिलाओं के मदद करने का काम करता है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। बच्चे का जब जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म में या बच्चों के जन्म भ्रूण विकास में ये सहायक होता है। तो याद रखिए आप लोग। और लास्ट वाला है रिलैक्सिन हार्मोन्स। ये सबसे खतरनाक है भैया साहब। रिलैक्सिन जो हार्मोन्स होता है, ये बेसिकली क्या करता है, इसके बारे में सुनिए आप लोग। ये जो हार्मोन्स होता है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो ये हार्मोन्स क्या करता है, पसलियों को मुलायम करने का काम करता है। जो पसलियाँ होती है, जब बच्चा बाहर निकलता है ओवरी से या वेजाना से, जब बच्चा गर्भाशय से आता हुआ आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो नलिकाएँ होती हैं, उनको मुलायम करने का काम करता है यही हार्मोन। और याद रखिएगा, जो डॉक्टर होते हैं ना, सर्वाधिक इसका
कहते हैं कि इसका ज़्यादातर ये क्या करते हैं, डॉक्टर इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं ऐसे जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जब लेडीज़ के पास जाएगी, वो कोर्स लेने जाती हैं, तो वो क्या करता है, बहुत चालाक होता है डॉक्टर। उसको पता है कि अगर अपना धंधा चलाना है तो क्या करना है। हालांकि सरकार ने इसके ऊपर काफ़ी हद तक बैन लगा दिया है। और रिलैक्सेशन हार्मोन्स की जो बात करें हम, तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर कभी कभी क्या करता है, ऐसी टेबलेट दे देता है कि ये हार्मोन्स काम ही नहीं करता है। ऐसी टेबलेट्स दे देते कभी कभी, सभी नहीं करते, हालांकि ये तो बहुत कम हो गया अब तो, पहले बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अभी भी होता है। ऐसी बात नहीं कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता, होता है, बहुत सारी जगह होता है। हालांकि सरकार ने इसके ऊपर थोड़ा सा पाबंदियाँ लगा दी है, लेकिन होता है आज भी। बहुत सारे डॉक्टर ऐसा करते हैं, तो वो टेबलेट दे देते हैं, और टेबलेट दे देते हैं तो महिला टेबलेट खा लेती है। तो सबसे और ऐसा सिखा के देते हैं कि ऐसे इसको पहले खाना है, तो महिला भी सोचती है कि बोला इससे बच्चा जो है अच्छा मुलायम रहेगा, अच्छा रहेगा, तो महिला भी उसको खाती है। सबसे पहले रच रच के उस टेबलेट को खाती है। उसका सब टेबलेट का टाइम चुक जाएगा, लेकिन उसका चुकने देती है। तो पता चलता है कि वही टेबलेट खाने के बाद आपका रिलैक्सेशन हार्मोन्स काम नहीं करता है, और जब ये काम नहीं करता है तो बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पसलियाँ मुलायम रहेगी नहीं तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो ही नहीं पाएगा। तो फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करोगे तो पैसा जमा करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। ये सारी सुविधाएं आज मतलब ऐसा चल रहा है आजकल। तो इन चीज़ों से भी आप बचें। तो रिलैक्सेशन हार्मोन जो होता है ये क्या काम करता है, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब दोस्तों मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद हम पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको बताऊंगा क्या होती है पीयूष ग्रंथि, उसके भी हम देखेंगे। अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस में क्या होता है, ये नर्वस हार्मोन इससे निकलता है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। बाकी हाइपोथैलेमस की जानकारी मैं आपको उस वीडियो में दे दूंगा, दे रखी है वैसे, वीडियो अपलोडेड है, आप देख सकते हो उसको, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला हमारा पिनियल ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं तीसरी आंख। इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जो मेलाटोनिन करके हार्मोन्स और सेरोटोनिन करके दो हार्मोन्स निकलते हैं। एक काम करता है रंग काला करने का, दूसरा नींद लाने का। तीसरा हमारा है थायराइड आउटो ग्रंथि, जिसे बोलते हैं सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, बीपी को कंट्रोल करती है। थायरॉक्सिन हार्मोन से यहाँ से निकलता है, बीमारी घेंगा और मोटापा होता है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था पाराथायराइड, जिसे हम पारा आउटो बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल नहीं कर पाती है। पाराथायरॉक्सिन हार्मोन से निकलता है, कैल्शियम यहाँ से कैल्शियम पर भी ये कंट्रोल करती है। पांचवा है थाइमस ग्लैंड, जिसे हम बोलते हैं बक्ष वाली, तो प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स बनाने का काम करता है। 15 साल तक ये रहता है, बच्चों में ज़्यादा रहता है। इसके बाद एड्रिनल ग्रंथि जो होती है, जिसे हम किडनी के ऊपर होती है, जिसे हम अधिवृक बोलते हैं, वो जिसे हम 3F या 4S के नाम से जानते हैं, वो होती है। एड्रिनलिन हार्मोन से यहाँ से निकलता है, आपातकालीन स्थिति में ही निकलता है जब एक्सीडेंट वगैरह होता है। दूसरा इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, याद रखिए, लड़ो उड़ो हार्मोन्स इसी एड्रिनल से निकलता है, ठीक है ना। इसके बाद गोनाड ग्लैंड्स, जिसे हम बोलते हैं जनन ग्रंथि। मेल की अगर बात करें तो उसमें टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस में दो चीज़ निकलती है, एक तो आपका शुक्राणु स्पर्म जिसे हम बोल गए, और दूसरा जो निकलता है वो होता है आपका क्या, एक और होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन। ये सर्वाधिक कुत्तों में होता है, मतलब कुत्तों में ऐसा निकलता है कि कुत्ते जो होते हैं बॉर्डर बना लेते हैं अपनी। भाई मान लो किसी कुत्ते ने एक जगह पेशाब कर दिया, तो वहाँ पर दूसरे कुत्ते आएंगे ना, तो बड़े सोच समझ के आएंगे, वहाँ सूंघ लेंगे वो, और सूंघ लेंगे तो समझ जाएंगे कि यार दूसरे कुत्ते की बाउंड्री है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं। तो वहीं से जो है ना, ये कुत्ते क्या करते हैं, वहाँ से सोच लेते हैं भाई यहाँ से बाउंड्री दूसरे की आ गई, तो कुत्ते वहीं से पलट जाते। कभी कभी आपकी गाड़ी के ऊपर कुत्ते पेशाब कर देते, तो जब वो गाड़ी गुजरती है तो उसके पीछे दूसरे कुत्ते लग जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पीछे काटने दौड़ रहे हैं, काटने नहीं दौड़ते, वो उस पर पेशाब कर रखा है किसी कुत्ते ने, इसलिए वो दौड़ते हैं उसके पीछे। तो याद रखिएगा, ये थोड़ी सी याद रखना आपको, ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है कुत्तों के पेशाब में ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है ना। और आपके मेल से जो है, मेल के बारे में बता दिया मैंने आपको। और फीमेल जो होती है उसमें ओवरीज से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला आपका कौन सा, एस्ट्रोजन, जो एमसी में पीरियड जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसमें मदद करता है। दूसरा प्रोजेस्टेरोन, इसके बारे में बता दिया, बच्चे के जन्म के बाद जो है विकास, भ्रूण में विकास। और तीसरा रिलैक्सेशन, जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी के जो हार्मोन्स होता है, जो पसलियों को मुलायम करता है, वो होता है कौन सा, रिलैक्सेशन हार्मोन्स। डॉक्टर इसी का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं कभी कभी, और ये हार्मोन्स काम नहीं करता तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। अब हम दोस्तों आगे बात करेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, हम देखेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये कैसे क्या काम करती है इसके बारे में सुनिए आप लोग। पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे हम पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये क्या करती है, बेसिकली ब्रेन के बेस पे डिपेंड होती है या आधार तल में होती है, ब्रेन के आधार तल में होती है। याद रखिएगा इसका आकार जो होता है 0.6 mm होता है और ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। हालांकि इससे पहले पिनियल ग्रंथि के बारे में बताया था मैंने, है ना, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ऑप्शन ये पिनियल का नहीं देता तो यही देता हो पीयूष ग्रंथि वाला। तो याद रखिएगा, फिर आप जो है इसको लगा सकते हैं उसमें। अगर मान लो पिनियल नहीं आता है तो फिर आप इसको लगाइए। बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है, बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो याद रखिएगा इसे हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड्स। जो बॉडी पर कंट्रोल करती है उसे हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड्स, है ना। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मतलब कहने का है कि सभी ग्रंथियों पर नियंत्रित करने का काम करती है, लेकिन इन सभी का बाप कौन है? हाइपोथैलेमस। बताया था मैंने आपको। तो हाइपोथैलेमस इन सभी का बाप है। और याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। पहला है TSH और दूसरा है STH और तीसरा है LTH और चौथा है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। याद रखिएगा दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन जिसे हम बोलते हैं ये होता है एक। तो दूसरा होता है अपना कौन सा? IMPA है अपना STH। याद रखिएगा STH जो हार्मोन्स होता है दोस्तों ये क्या करता है, हमारे शरीर का वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करता है। वृद्धि, जैसे मान लो कोई आदमी लंबा है तो लंबा ही होता जाएगा, तो भीम हो जाएगा। फिर इतना भी लंबा नहीं होना चाहिए कि वो लंबा ही हो जाए फिर, है ना। तो याद रखिएगा, मतलब कहने का ये हमारा है कि अगर ये इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो आदमी बहुत लंबा हो जाएगा, वो बढ़ते जाएगा फिर। तो याद रखिएगा ये क्या करती है, ग्लैंड्स जो है हमारी, इससे जो हार्मोन्स निकलता है STH हार्मोन, ये क्या करता है वृद्धि पर नियंत्रण करने का काम करता है। दूसरा हमारा लैक्टोजेनिक हार्मोन जिसे हम बोलते हैं LTH, ये क्या करता है दूध का निर्माण करता है, दूध बनाने का काम यही करता है शरीर के अंदर, ये हार्मोन्स जो होता है। और चौथा होता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ये क्या करता है दूध स्त्राव का काम करता है, दूध जो आता है ना उसका काम करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी आजकल क्या बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि हमने अत्याचार इतने कर दिए कि कोरोना जो है ना, ये भगवान पता नहीं महामारी कहाँ से लाया, लेकिन हमने भी अत्याचार कम नहीं किए। आजकल तुम्हें पता है गायों के भैंसों के ऑक्सीटोसिन का वो लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाते हैं दूध निकालने के लिए। सोचो आप, जरी दूध नहीं आ रहा फिर भी वो ऑक्सीटोसिन का वो लगा रहे, इंजेक्शन लगा रहे, इंजेक्शन लगा के दूध ज़बरदस्ती दूध। अरे यार उसके दूध ही नहीं आ रहा, तुम ज़बरदस्ती कहाँ से ला रहे हो? तो ये एक तरह से बहुत अत्याचार हुआ, गायों के साथ भी हुआ है, गायों के भी लगाया जाता है तो हर किसी के लगा रहे हैं। तो ये अपने स्वार्थ के लिए पशुओं को, पक्षियों को, प्रकृति को बहुत नुकसान पहुँचाया है, सीधी सी बात ये है। तो ठीक है दोस्तों, और समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है आप लोगों से। अगर कोई कुछ लगता है आपको कि सर ये और बताओ, तो मैं आगे जब भी आपको जो भी ज़रूरत पड़े आप बताया करो। और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। और मैं अंत में यही कहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करो। मैं लाइक शेयर की नहीं बोल रहा हूँ आपसे, लाइक शेयर करो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है, वो तो आपके ऊपर। हमारा मकसद ये है कि ये वीडियो हर विद्यार्थी तक पहुँचे, जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचे। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इसको 1-2 बार देखोगे तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पाओगे। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अंत में यही कहना चाहूँगे दोस्तों, लगे रहना, बस लगे रहना आप। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। राम राम सभी को, नमस्कार।